जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि पेपर अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, अब अगस्त से स्टार्ट होंगे तो टोटल आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो दोस्तों 100 प्रश्न दोस्तों किसके पूछे जाएंगे? जीके, गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के मेरे भाई। ठीक है, आज हमारा मॉडल पेपर 10 है दोस्तों। पहले ही देख लो कि पैटर्न कैसे आने वाला है एग्जाम है दोस्तों। अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये सवाल ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना दोस्तों। ये हर बार ग्रुप डी के पेपर में आते हैं दोस्तों, और आप अगर पढ़ के जाओगे तो आपको हूबहू देखने को मिलने वाले दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था दोस्तों? इस क्वेश्चन की तो गिनती भी नहीं है, ये क्वेश्चन कितनी बार रेलवे में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 6वीं शताब्दी में दोस्तों भारत का भ्रमण किया था। जी हाँ दोस्तों, फाहियान ने। दोस्तों किसने किया था? फाहियान ने। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बताइए फाहियान किसके शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, सेना को मजबूत करने के लिए डैश ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी दोस्तों। किसने चलाई थी ये मनसबदारी प्रथा? बहुत पूछी गई है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रेलवे में बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों अकबर। दोस्तों मनसबदारी प्रणाली किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय का पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था दोस्तों? बताएंगे आप लोग। देखो आज सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी करो ना तो आप 25 प्लस भी अगर स्कोर कर लेते हो तो आपको दोस्तों सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे चालुक्य आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? देखो कथक दोस्तों एकमात्र उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, आपको ये पता होना चाहिए। कथकली दोस्तों केरल का। दोस्तों भारत का केरल एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस हैं, एक तो कथकली याद रखना और दूसरा मोहिनी अट्टम। वहीं हम भरतनाट्यम की बात करें दोस्तों, ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो अब बचा क्या? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फुटबॉल के गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी मार की दूरी कितनी होती है? देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 11 मीटर की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कंदरिया महादेव मंदिर दोस्तों खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों, एक पुरातत्व स्थल है जिसका नाम है कोल्डी हवा, ये कहां पर स्थित है बताइए। तो ये आप टिक करेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, देखो ये सवाल भी शानदार है। अगर आप लॉजिक देखो दोस्तों, 8 और 5 का लॉजिक 1340 से कैसे है, वही लॉजिक आपको 4 और 6 के साथ बिठाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो, पहले इनको जोड़ दो, पहले इनको जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी बार आपको क्या करना है? इनको गुणा कर लो आपस में, तो 8 पंचे 40, 40 आ जाएगा, तो 1340 ऐसे बन जाएगा। तो 6 और 4 10 आ जाएगा, और 6 चौके 24, 1024 जो कि 32 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शानदार प्रश्न है। शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अंतःश्वसन कहते हैं। देखो दोस्तों, जो साइंस वाला पोर्शन है ना, वो आपका अच्छा खासा पूछा जाएगा। तो साइंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन, देखो सिलेक्शन की लेने की एक टेक्निक बताता हूं दोस्तों, किन सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग तो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है भाई, इसमें वीक नहीं होना है, इसमें वीक नहीं होना है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए 7 बजे वाली क्लास मैंने डेली स्टार्ट करी है, उसमें मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ग्रुप डी के। ठीक है, और लेटेस्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड है। तो ये सब्जेक्ट आपको वो स्कोर आपको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और दूसरा करंट अफेयर और साइंस, अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लिए तो सिलेक्शन लेने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यू आपको 29 दिख रही है, 23 दिख रही है, क्योंकि 23 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर आपको 61 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद ये 1403 आ जाएगा। ठीक है, तो 61 का ये कर लो, 23 सेकंड 23 का 3, कैरी आपको 2 रखना है। ठीक है, 23 छक्के कितना होता है? 23 पंचे 115, 23 छक्के 115, 23 सत्ते 23 छक्के 138 के समथिंग होगा, 138 और 2 140, हाँ 1403 बन रहा है। और 1403 में से 1403 गए तो जीरो आंसर आएगा, यानी बी वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपके दोस्तों मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने अलग से क्लासेस स्टार्ट करी है इवनिंग में 7 बजे डेली। अगर आप लोग अगर मिस कर रहे हो तो दोस्तों बहुत पछतावा होगा दोस्तों बाद में, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ दोस्तों, जब से मैंने पढ़ाया दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करके भी आते हैं एग्जाम और हूबहू छपते भी है मेरे भाई। ठीक है, विश्वास रखिए और मेहनत में लग जाइए। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो यहां पर आपको नाम टिक करना, अरविंद अडिगा। क्या टिक करना है? अरविंद अडिगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
आप अपना स्कोर जरूर चेक करना मेरे भाई। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए? गुरु हम बात करें मौलिक अधिकार, यानी कि गुरु हम इसकी बात करें फंडामेंटल राइट्स। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो ये भाग 2 है, भाग 2 में है। संविधान के भाग 2 में तो नागरिकता, संविधान के भाग 3 में है ये, ठीक है, क्योंकि 2 में नागरिकता है और 4 में डीपीएसपी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग 3 में है, ठीक है मेरे भाई। और हम इसके आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। अगर आपको अनुच्छेद एग्जामिनर पूछेगा तो यहाँ पर आपको 12 से लेकर 36 तक आपको ये अनुच्छेद टिक करके रखने हैं मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछा है कि हमने किसके संविधान से लिए हैं, तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने लिए। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया मेरे भाई, डीपीएसपी। डीपीएसपी आपको ध्यान रखना है। और डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में, ए में, ठीक है, भाग 4 में दोस्तों, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे मलयालम आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी मेरे भाई? बहुत इंपोर्टेंट है भाई, बताइए बताइए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टिक करना है वंदे मातरम के 150 वर्ष, यानी कि आपको डी वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? शानदार प्रश्न है। देखो 2026 के करंट अफेयर प्लस 2025 के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है मेरे भाई। करंट अफेयर और साइंस का काफी दबदबा रहेगा ग्रुप डी में, ध्यान रखना इस बात का। ये यहाँ पे थियोरेटिकल, ये चीज मैं लिख भी देता हूँ आपको दोस्तों, करंट अफेयर, करंट प्लस साइंस, ये आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि दोस्तों मैथ और रीडिंग तो सब लोग फोड़ेंगे, ठीक है। असली कंपटीशन जीके में रहेगा, लेकिन उससे भी अच्छा कंपटीशन इन दो सब्जेक्ट में रहेगा। ये दोनों पे पकड़ बनाई, सिलेक्शन पक्का है। क्वेश्चन नंबर 16 अब ध्यान से सॉल्व करेंगे। ए, बी और सी तीनों निवेश करते, एक 10,000, दूसरा 12,000, तीसरा 15,000 का निवेश करता है, ठीक है। किन महीने दे रखे, मतलब समय दे रखा है, एक 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, ठीक है। यदि लाभ में ए का हिस्सा 2500 रुपए है तो कुल लाभ का हिस्सा ज्ञात करना है। कुल लाभ आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों, एक तरफ तो दोस्तों पूंजी होती है, ठीक है। जब दोस्तों आप पूंजी को समय से गुणा करते हो तो लाभ का अनुपात आता है, ठीक है, ये तो पढ़ा आप लोगों ने। तो यहाँ पे देखो ये ए है, यहाँ पर अपन लगा लेते हैं, ये ए है, ये बी है और यहाँ पर ये सी है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम है ना, थोड़ा एक काम करते हैं हम, थोड़ा इसको साइड में लिखते ताकि हमें स्पेस मिले अच्छे से। यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए लगा रहा भाई कितने, 10,000 रुपए, ए लगा रहा 10,000 रुपए। वहीं पर ये जो बी है वो 12,000 रुपए लगा रहा, कितने, 12,000 रुपए। वहीं ये सी है वो 15,000 रुपए लगा रहा है, ठीक है। अब आगे और हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 जीरो से ये 3 जीरो हटा दिए, ये 3 जीरो हटा दिए, ठीक है। 2 की टेबल से 5 बार और 2 की टेबल से 6 बार और 2 की टेबल से नहीं जा रहा भाई, एक काम करो, अब ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे, 10, 12, 15, ठीक है। अब इन्होंने कितने साल के लिए लगाया, अब यहाँ पे पूंजी इसने कितने साल के लिए लगाई वो आपको लिखना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ए है वो 5 महीने के लिए लगा रहा है, और ये जो बी है वो 6 महीने के लिए, और ये जो सी है वो 9 महीने के लिए। तो अभी हमने सीखा था जब हम कैपिटल को ईयर से, मतलब समय से गुणा करते हैं, मतलब कि पूंजी को जब हम समय से गुणा करते हैं लाभ का अनुपात आता है। तो यहाँ पर 50 रुपये आ गए, ए का लाभ का हिस्सा 50 रुपये है। 12 छंग 72, ये बी का लाभ का हिस्सा है, और 15 में 135, ये इसका सी का लाभ का हिस्सा। तीनों को अगर हम प्लस करते तो आंसर कितना आ रहा है, टोटल लाभ पता चल जाएगा ना कितना है। तो यहाँ पे देख लो, 5 और 2 7, ये 7 आ चुका है, ठीक है। 13 7 20 और 5 25, यानी 257 का ही मान हमसे पूछा है। लेकिन आपको एक चीज दे रखी है क्वेश्चन है, उसने बोला एक का हिस्सा 25 रुपए, ये इसका 50 का मान 2500 दे रखा है, 50 का मान 2500 दे रखा है। कितने गुना है ये, एक जीरो से ये एक जीरो गया, ये 50 गुना है, तो आपको 257 का 50 गुना कर लेना है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों 257 का 50 गुना कर लेना है। आपको ये भी पता है दोस्तों एक जीरो आएगा लास्ट में, ठीक है, एक जीरो आएगा। 50 सत्ते कितना होता है, 350 नहीं, 7 35, ठीक है, जीरो 50 कैरी। तो दोस्तों मुझे लग रहा है एक काम करते हैं, अगले पेज पे कैलकुलेशन कर ही लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 257 को आपको 10 गुना 5 से क्या करना, मल्टीप्लाई। 50 को मैंने 10 गुना 5 लिखा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखो 25 पंचे 125, ये हो गया 12,500, और आपको एक जीरो और लगा देना। ये देखो कितना ईजी हो गया कैलकुलेशन, है ना। तो आप ईजी 12,500 कर सकते हो। कहाँ पर है 12,500, ये वाला लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यही है ना। 25 पंचे 125 और एक जीरो, ठीक है, तो 12,500 आंसर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जीरो होगा दोस्तों, ठीक है, 12,500 ही आ रहा है, यही आ रहा है ना सबके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये बताइए
बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में स्थित है दोस्तों, ठीक है, आगरा में। और आपने दोस्तों देखा होगा इसकी स्थापना दोस्तों 1575 में हुई थी गुजरात अभियान के उपलक्ष्य में, और यहीं पर दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी को ही दोस्तों अकबर ने राजधानी भी बनाई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तेलंगाना में कोया जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार पूछा है। सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार कौन सा मेरे भाई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? मेदाराम जात्रा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, वांगला किस राज्य की गारो जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है जिसे 100 ड्रम का त्योहार भी कहा जाता है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे मेघालय आपको टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब एक ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आया, 3300 रुपए को यानी कि 3300 को आपको पी क्यू आर में बांटना है, और वो भी आपको इस अनुपात में, पी का 4 गुना, क्यू के 7 गुने और आर के 2 गुने के बराबर है। तो आर का हिस्सा ज्ञात करिए। उससे पहले हिस्सा ज्ञात करने से पहले पी क्यू आर का आपको रेशियो पता होना चाहिए, तो वही चीज हम निकालेंगे। उसने बोला 4p, ये 4p बराबर है 7q के, और ये 7q बराबर है किसके? 2r के। तो आपको इसका एग्जैक्ट रेशियो निकालना, तो उसके लिए आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इनका क्या होगा वो आपसे पूछा है। तो 7, देखो 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, 7 चौका 28, यानी 28 एलसीएम हो चुका है। कितना आ चुका? 28 एलसीएम आ चुका है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा और 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पी क्यू आर का क्या निकाल लेना है? रेशियो निकाल लेना। पी यहाँ पर क्यू का निकलेगा और यहाँ पर आर का निकलेगा। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। देखो 4 की टेबल से कितनी बार 4 7 28 ही आ गया पी का रेशियो, और 7 की टेबल से 7 चौके 28 ही आ गया 4 इसका, और आर का आएगा 14, ठीक है। देखो 14 21 और 4 25 रेशियो आ रहा है। कितना आ रहा है? 25 रेशियो आ रहा है। और इसी 25 रेशियो में आपको 3300 रुपए बांटने हैं। ये रुपए इतने बांटने हैं, तो कितने गुना दिख रहा है ये इसका? 25 से कम 25, 8 25 दिया 75, 25 दूनी 50, ये इसका 132 गुना। आपसे क्या पूछा उसने? आर का हिस्सा यानी 14 का मान पूछा है। 14 का मान यानी इकाई अंक 8 आएगा। जब इकाई अंक 8 आएगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। 14 दूनी 28 की 8 कैरी 2, ठीक है। 14 तिया 42 और 2 44 की 4, यानी 48 आएगा। 48 इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो 1848 आंसर आ चुका है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बताइए, निम्न में से किसे कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो यहां पर आपको टिक कर लेना है लाइसोसोम को। क्या टिक करना है? लाइसोसोम टिक कर लेना है। भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इसकी जगह क्या आया था? नीति आयोग आया था दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 1950 में हुई थी। गठन कह लो या स्थापना कह लो, बात एक ही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? दोस्तों मनी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो 108 में दोस्तों संयुक्त बैठक है। देखो संयुक्त बैठक, देखो यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं कि दोस्तों संयुक्त बैठक, यहाँ पे एक बार मिलेगा संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की अगर बुलाने की बात करोगे तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है मेरे भाई वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये दोनों आते हैं दोस्तों, और स्टूडेंट गलत कर देते हैं जल्दी के चक्कर में, ठीक है। बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, और लेकिन इसकी अध्यक्षता करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 110 आर्टिकल लिखना है वार्षिक, ठीक है। अब 112 आर्टिकल में क्या है वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ड्रीम ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो यहाँ पे आपको बराक ओबामा टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताएंगे आप लोग, बताइए। तो यहाँ पे आपको सरोद टिक कर लेना है दोस्तों। क्या टिक करना है? सरोद टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। ये बताइए, प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां किस घराने से संबंधित है मेरे भाई? एक चीज कवर हो चुकी है कि जो प्रसिद्ध तबला वादक है, कौन वादक? तबला वादक है। कौन है तबला वादक? उस्ताद अल्लाह रखा खान। इनका संबंध तबला वादक से, लेकिन इनका घराना पूछा है किस घराने से, तो पंजाब घराना आपको टिक कर लेना। एक क्वेश्चन में पूछूंगा, लच्छू महाराज का संबंध किस घराने से? यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा लच्छू महाराज का संबंध किस घराने से, लच्छू महाराज का संबंध किस घराने से और किस वाद्य यंत्र से? चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर बता पाएंगे कमेंट के माध्यम से। इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं पूछा मैंने आपसे सवाल, ठीक है। ये बताइए, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? शानदार क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखना, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। चेराव, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, ये किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक नृत्य है मेरे भाई? तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, चेराव दोस्तों मिजोरम का है दोस्तों। कहां का फेमस है? मिजोरम का। अगला प्रश्न, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे मेरे भाई? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बताइए। ध्यानचंद्र बिल्कुल भी नहीं, नीरज चोपड़ा ये भी नहीं, सुशील कुमार ये भी नहीं, आंसर आएगा अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
बोगी शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये जो बोगी है इसका प्रयोग हम दोस्तों ध्यान रखना गोल्फ में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीजें क्लियर हैं तो दोस्तों ये बटन दबाकर रेस्पॉन्स कर सकते हैं आप लोग, सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1969 में सरकार ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था मेरे भाई? अगर आपने देखा दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड अगर आपने देखा होगा तो 1951 से स्टार्ट होती है, 56 तक चलती है मेरे भाई। ठीक है, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड देखा होगा आपने कि 1956 से लेके स्टार्ट होती है और 1961 तक ये दूसरी योजना चलती है। फिर ये दोस्तों तीसरी ध्यान रखना 1961 से स्टार्ट होती है, यानी 66 के समथिंग चलती है, और ये 1969 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड में आ रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या? चलो कोई बता सकता है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, ठीक है, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था? कोई मुझे बता सकता है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखना 19, यहां पे मैं लिख देता हूं 1949 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, और इसका जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था ना वो स्थानांतरित कब हुआ था, मतलब ट्रांसफर कब हुआ था? कोलकाता से मुंबई, तो ध्यान रखना 1937 में। ठीक है, तो ये डेट्स याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी मेरे भाई? प्यारा सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1958 आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिकाएं पाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अग्नि वेदिकाएं ये कहां पर पाई गई थी? शानदार क्वेश्चन है, अग्नि वेदिकाएं कहां पर पाई गई थी? ये देखो, ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार भी करवा चुका हूं, तो ये आप क्या मुझे होमवर्क में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34। अब यहां पर आपको लॉजिक समझते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो Q का T से संबंध क्या बन रहा है? Q आता है मेरे भाई 17 नंबर पर और T आता है 20 नंबर पर। यहां पर +3 देखने को मिल रहा है। 16 से 21, 16 से 21 हो रहा है भाई, 16 से 21 कैसे, क्या लॉजिक लग रहा है? 16, 4 और 5, +5 देखने को मिल रहा है। 18 से 23 हो गया, यहां पर भी +5 देखने को मिला है। 19 से 16 हो गया, यहां पर देखो 19 से मेरे भाई 16 हो रहा है, यानी -3। तो ये कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा है, ये कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा है, लगा के देखिए क्या ऐसा कोई लॉजिक बना रहा है क्या? ठीक है, तो अब हम यही करेंगे। तो पहले जे आता 10, 10 में पहले 3 प्लस करो 13, और 13 पे आता एम। जब आंसर एम से स्टार्ट होगा तो पहले ऑप्शन का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है भाई, लास्ट वाले में आपको -3 करना है, तो 12 में -3 कर लो, 9 आएगा। 9 पर क्या आता है? यहाँ पर तो आई आता है, तो मतलब एक ऑप्शन में आई होगा, ये वाला आई लग रहा मुझे, यहाँ पर आई होगा। ठीक है, फिर उसके सेकंड लास्ट में क्या है? +5 करना है, 11 में 5 + 16, 16 पे आएगा पी, यही लग रहा मुझे, MNOP, MNPI, MNPI आई होगा लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए फिलहाल आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, देखते हैं और इसको कितने लोग सही बनाते हैं, कितने लोग इसको सही से कर पाते हैं। मैं यहाँ पे 2 चीजें सिखाऊंगा आपको। ठीक है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 सालों के अंदर 1250 रुपए और 4 सालों में 2000 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूलधन निकालना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कब कैसे डील करना है वो आपको पहले वो सीखो। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ये धनराशि 4 सालों में कितनी हो गई थी मेरे भाई? 2000 रुपए हो गए थे। ठीक है, 4 सालों में 2000 रुपए हो गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यही धनराशि 2 सालों में कितनी हो गई थी, तो आपको गुरु ये 2 सालों में 1250 रुपए हो गई थी। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम क्या सॉल्व करें? साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज सालाना होता, तो 2 साल का ब्याज यहां से निकलेगा कितना? 2 साल का ब्याज निकलेगा 0, ये 5, 9 में से 2 घटाओगे 7, 750। तो अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालू, 1 साल का क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि हम साधारण ब्याज का कंसेप्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 साल का ब्याज 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 15, 2 पंजे 10। ठीक है, तो दोस्तों हमने 1 साल का ब्याज निकाला 375 रुपए। ठीक है, आपको वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, और दर प्रतिशत निकालने के लिए 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज अभी अपन ने निकाला कितना है? 375, ये 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन मूलधन। अब मूलधन चाहिए, अब मूलधन का है अपने पास, देखो मूलधन कैसे निकालेंगे वो सीखो। ये क्या 1250 हो जाता है, मतलब कि ये मिश्र धन है। अगर आप मिश्र धन में से ब्याज को हटा दोगे तो मूलधन अपने आप आएगा। तो 1 साल का ब्याज अगर 375 है तो 2 साल का कितना होगा? 750। अगर आप 1250 में से 750 हटा लेते हो तो आपके पास मूलधन पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे घटा के देख लो, 0 में से 0, और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 5 में से 5 गया 0, और 12 में 7 गया 7, कितना आएगा? 12 में से 7 घटा लो, कितना आएगा? 7 5 12, 5 आएगा, 7 5 12, हाँ ठीक है। और आपको प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो ये 100 आ गया। मतलब आपने यहाँ पर मूलधन निकालना भी सीख लिया, आपने यहाँ पर दर प्रतिशत भी निकालना सीख लिया। 00 से मेरा 00,
तो 5 सतह 35 होगा और 5 25 होगा, यानी 75%, ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई आपने क्या सीखा, मूलधन कैसे निकाला, मिश्र धन में से ब्याज को हटा के मूलधन निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सवाल बना लेना। कोई डाउट हो इस सवाल में तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में दो ही क्वेश्चन बनते, या तो आपको मूलधन निकालने के लिए बोलेगा या तो आपको दर प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा। तो दर प्रतिशत कैसे निकालते हो, 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन मूलधन गुणा 100, तो ये आपको दर प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है मेरे भाई। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन, कितने क्वेश्चन आपने बनाए दोस्तों, चीजें क्लियर हो चुकी है? तो अब सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने हर एक मित्रों तक मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर एक प्लेटफॉर्म तक वीडियो को शेयर कर सकते हो। अब मैं तो रीनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। मैं तो रीनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैंने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है ग्रुप डी की दोस्तों। ठीक है, और उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं रेलवे के, जो अभी 2025-26 में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली क्लास दोस्तों आपको डेली इसी टाइम पर, और तो 1 घंटे पहले अपलोड की 7 बजे, डेली 7 PM पर मिलती है, डेली 7 PM। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेली, तो फिर आप इसको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए ना दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करें। तो 1 घंटे वाली क्लास देख लेना, पहले अपलोड की 7 बजे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।